सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज अपनी इनकम टैक्स की रहेगी क्लास थर्ड, और ये क्लास रिलेवेंट रहेगी स्पेसिफिकली यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो रिलेवेंट रहेगी और सीयूटी पीजी के अंदर, कॉमर्स के अंदर। तो पेपर 2 यूजीसी नेट कॉमर्स एंड सीयूटी पीजी अगर आपकी एग्जाम है मार्च के अंदर, तो दोनों के लिए रिलेवेंट रहेगी। और सीयूटी पीजी का जो लेवल होता है थोड़ा सा कम आता है, और जो यूजीसी नेट का जो लेवल क्वेश्चंस का पूछा जाता है थोड़ा हाई लेवल होता है। बट हम जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो टू दी पॉइंट करवाएंगे। जो आपके एक भी क्वेश्चन, मैं ये चाहूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो, ना कि इनका सीयूटी पीजी में गलत हो। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो ना यूजीसी नेट में गलत हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है। तो आप लोग अगर सीयूटी पीजी की तैयारी करो तो कॉमर्स के अंदर, तो देख सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट की यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली है ये वीडियो। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। और ये आज अपनी क्लास रहेगी थर्ड। 2 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है और उसका नाम रखा है इनकम टैक्स 2026। जो आने वाला आपका एग्जाम है जून के अंदर और दिसंबर के अंदर, और सीयूटी पीजी का मार्च के अंदर एग्जाम होगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो क्लास थर्ड है, तो 2 क्लासेस काफी एक मतलब कि हमने जो करवाया था टू दी पॉइंट करवाया था, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई थी, फालतू चीजें मैं नहीं करवा रहा हूँ। और आज मैं डिस्कस करूंगा डिडक्शंस के बारे में। मैं डिडक्शंस बताया था पहले, और कुछ मैं पहले डिडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगा, जनरल रूल बताऊंगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में। और जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में भी नहीं जानते हैं, तो माय नेम इज तरुण गोठवाल एंड आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज, एंड I completed my post graduation from Department of Commerce, Delhi School of Economics, and I qualified 2 times NET and 1 time JRF in Commerce, and I got AIR second in Commerce result, which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं तो इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स मेरा भी काफी फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं चाहूंगा आप लोगों का भी फेवरेट बने। और हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक से 2 क्लासेस जो थी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से थी, और मैं ये चाहूंगा कि आपको इनकम टैक्स के अंदर जो 10 क्वेश्चंस आए, 10 या आए 9 आए, तो वो क्वेश्चन एक भी गलत ना हो यूजीसी नेट के अंदर। तो हम कुछ क्लास के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट में, मैंने क्या बताया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर के बारे में, और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ जनरल रूल डिस्कस करेंगे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो जनरल रूल क्या कहता है कि मैंने ये बताया था कि आपने जो प्रीवियस ईयर की इनकम जनरेट की थी, जैसे मान के चलो ये आपका ईयर है, और ये है 1 तारीख 4th, 1 तारीख चौथा महीना 4 अप्रैल, सॉरी अप्रैल का महीना, और ये है 25। फिर ये जो 31/3/26, फिर जो सेकेंड ईयर अपनी 31/3/27। तो ये अपना है प्रीवियस ईयर। अब लोग जो इंडिविजुअल जो पर्सन, मतलब कि पर्सन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 7 टाइप के पर्सन होते हैं, तो आप आगे डिस्कस करूंगा। अब जो आपने प्रीवियस ईयर की इनकम अर्न की है उसके ऊपर आप लोगों को पहले से ही टैक्स कट, मतलब कि हर मंथली थोड़ा बहुत टैक्स कट लेता है। क्यों? एस्टिमेटेड टैक्स होता है कि इतना टैक्स बन सकता है, ठीक। तो ये जो टैक्स है आप लोगों का इस साल एडजस्टमेंट्स होंगी 31 तारीख, तीसरा महीना, सॉरी तीसरा नहीं, ये होता है 6th या 7th, 31 अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 31, 60 और 27। तो मैं डेट चेक कर लूंगा, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, बट ये छोड़ो आप लोग, मैं ये ना कि डेट्स करवाऊंगा आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो इनकम जनरेट की है उस ईयर का जो टैक्स है, थोड़ी बहुत अगर आपको कम ज्यादा बनता है, एस्टिमेटेड टैक्स इस ईयर में पे कर देते हो, बट आप लोगों को कहा जाता है कि आप एक स्पेसिफाइड डेट दी जाती है, वो डिफरेंट होती है। अगर मान के चलो आपका बिजनेस
बिजनेस है तो उसकी डेट अलग होती है, अगर आपका जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी डेट अलग होती है, तो उस हिसाब से वो टैक्स पे किया जाता है। तो एक लास्ट डेट होती है असेसमेंट ईयर के अंदर, ये बोलते हैं मैं इसको असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, तो इस ईयर के अंदर आप लोगों का टैक्स पे किया जाता है, ये इस ईयर में टैक्स पे किया जाता है, टैक्स पेड ऑन, टैक्स पेड किया जाता है ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम। तो सरकार कहती है कि आपने जो प्रीवियस साल की जो इनकम जनरेट की है, तो उस साल का जो टैक्स पे करना होता है असेसमेंट ईयर के अंदर। तो बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये जनरल रूल कहते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होंगे। वो क्या होंगे कि जो आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है, तो वो मैं करवाता हूं आप लोगों को। एक्सेप्शंस टू जनरल रूल, तो ये अपना जनरल रूल है कि नॉर्मली आपने जो इनकम जनरेट की प्रीवियस ईयर की असेसमेंट ईयर के अंदर देनी होती है, बट कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे। वो एक्सेप्शंस क्या है, जो ये कहेंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इनकम आपने जनरेट की है, उस ईयर का जो टैक्स है आप लोगों को पे करना पड़ेगा। कब? असेसमेंट ईयर के अंदर, सॉरी मतलब कि जिस ईयर आपने इनकम जनरेट की है उसी साल आप टैक्स पे करना होगा। जैसे कि मान के चलो मैंने इस ईयर में 25 से 26 साल, 25 से 26 के बीच में इनकम जनरेट की, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर है, तो इनकम टैक्स कहता है कि कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब कि मान के चलो कि क्या कहते हैं, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो ये इनकम टैक्स के बारे में ये कहेगा कि आपने जो ईयर, जिस ईयर में इनकम जनरेट की है उसी साल आपको टैक्स पे करना होगा। तो उसको एक्सेप्शंस को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम, जिस मतलब कि एक ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर को ट्रीट किया जाएगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर को क्या ट्रीट किया जाएगा? असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल आपने इनकम जनरेट की है उस साल का टैक्स आप लोगों को पे करना होगा असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर मतलब कि 25 से 26 के अंदर इनकम जनरेट की आपने, ये प्रीवियस ईयर है, तो इस साल के अंदर जो भी इनकम जनरेट की उस साल का टैक्स आप उसी साल ही पे करना होगा, ये इनकम टैक्स कहता है। तो वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हमने की, और आप लोग इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हिंदी के अंदर थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, थोड़ा सा लिखना चाहो तो, जिस प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने कमाया, इनकम अर्न की, तो उसी ईयर में टैक्स पे करना होता है। एक्सेप्शन के अंदर लिख सकते हो, जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने इनकम अर्न की, तो उसी ईयर के अंदर आप लोगों को टैक्स पे करना होता है। तो जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर को ट्रीट किया जाएगा असेसमेंट ईयर एक्सेप्शन के केस में। तो कौन कौन से है? तो वो होते हैं, पहला एओपी। एओपी क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जो बनाए गए किस, फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर कोई भी पार्टिकुलर पर्पज, या फॉर पार्टिकुलर पर्पज। तो देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब दो, मतलब कि दो से ज्यादा पर्सन, जो पर्सन की डेफिनेशन बताई थी कि 7 टाइप के पर्सन होते हैं, उन पर्सन्स में से अगर कोई भी एसोसिएशन बनाता है, ग्रुप बनाता है और मिलके एक बिजनेस रन करता है, कोई पार्टिकुलर उनका पर्पज है, तो उन, और या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि मैं हूं, आप लोग मिलके कोई भी ट्रस्ट बनाते हैं या कोई भी क्लब बनाते हैं, तो उसकी एक पर्पज होता है कि किस पर्पज के लिए हमने बनाया है। तो उसका अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो जिस साल हमने
इनकम या पैसा कमाया उसी साल हम लोगों को टैक्स पे करना होगा। मतलब जिस साल आप लोगों ने इनकम जनरेट की प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इसी ईयर के अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर सेम रहेगा असेसमेंट ईयर के बराबर, मतलब 25 से 26 ही प्रीवियस ईयर रहेगा और 25 से 26 ही असेसमेंट ईयर रहेगा। जिस साल आपने इनकम जनरेट की उसी साल आप लोग टैक्स पे करके जाओ। फिर आता है सेकंड क्या आएगा हमारा? सेकंड है एनआर नॉन रेजिडेंट। जैसे कि मान के चलो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एग्जांपल लेता हूं मैं। कॉन्सर्ट्स होते हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बीओचयू के अंदर, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट हो, पढ़े हो, आप जहां से आपने अंडर ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर चुके हो, तो उस मतलब कि वहां पे दो पर्सन या दो इंडिविजुअल्स की आप मतलब कि इवेंट होस्ट करते हैं, तो एक पार्टिकुलर पर्पज उनका, और फिर वो इवेंट खत्म हो, एक साल का इवेंट होता है, तो मतलब एक साल इवेंट तो एक दिन का होता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं 2-3 दिन के, तो उसमें वो काफी पैसा जनरेट कर लेते हैं। तो दो उनका उसके अंदर इवेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी काफी लगती है और पैसा भी काफी जनरेट होता है टिकट्स के थ्रू। तो वो बाद में क्या करते हैं कि वो डिमोलिश मतलब बंद कर देते हैं, वो एक पार्टनरशिप या उसको जो बनाते हो बंद कर देते हैं, ठीक है, इवेंट होने के बाद में। तो एक पार्टिकुलर पर्पज है, तो पर्पज खत्म होने के बाद बंद हो जाता है। तो इनकम टैक्स कहता है जिस साल आपने वो इवेंट या कॉन्सर्ट कंडक्ट करते हो, तो उसी साल आप टैक्स पे कर दो। हमें क्या मतलब कि हमें बाद में पता चले कि आप लोग भाग गए या मतलब आप लोग टैक्स पे ही नहीं करो, तो इस ये कहता है कि आप पार्टिकुलर पर्पज जो कंप्लीट हो लिया, आपने इनकम जनरेट कर ली, उसके ऊपर आप उसी साल टैक्स पे कर दो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का होगा। फिर दूसरा क्या होगा? एनआर और एनआर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। अगर आपका शिपिंग बिजनेस है, मतलब शिप जो है, अगर मान के चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आप लोगों का, और आपकी जो शिप है दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है सामान का, और वहां पे वो पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट में बताऊंगा रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, कि मैं आपको पूरा टॉपिक है इसका कि रोज नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तो आप लोग पहले ये थोड़ा सा ये रख लो कि नॉन रेजिडेंट जो होता है वो अगर शिपिंग बिजनेस का काम कर रहा है, मतलब दूसरी कंट्री का बंदा आके, वो 182 दिन की कंडीशन होती है, 182 दिन इंडिया के अंदर नहीं रहता है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा नॉन रेजिडेंट, या फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं बिजनेस करने के लिए। तो वो जो भी पैसा जनरेट करेंगे गुड्स को सेल करके, बाद में वो अगर शिपिंग का काम उनका, मतलब मान के जो शिप लेके आए, वो सामान लेके चले, सामान इंडिया के अंदर सेल किया, वो चले गए, तो वो अब जरूरी थोड़ी को 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, हमें पता थोड़ी कि कब आएंगे कब जाएंगे। तो इनकम टैक्स कहता है कि नॉन रेजिडेंट के केस में अगर वो शिपिंग बिजनेस का उसका काम है, जिस ईयर वो आया है उसी साल वो टैक्स पे करके जाएगा। तो एनआर जो है शिपिंग अगर उसका बिजनेस है, तो वो जिस साल प्रीवियस ईयर आया उसी साल ही टैक्स पे करके जाएगा, तो ये प्रीवियस ईयर उसका असेसमेंट ईयर के बराबर रहेगा। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर कर देना दूसरे पर्सन के नाम पे। मान के चलो कि कोई भी पर्सन है, उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है। तो उस केस के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या कहेगा? प्रीवियस ईयर आपने इनकम जनरेट की आपने टैक्स से बचने के लिए, तो जिस साल आपने इनकम जनरेट की उसी साल ही आप क्या करो? टैक्स पे करो। तो थर्ड है। फिर आएगा क्लोज ऑफ बिजनेस, मैं यहां पे लिख देता हूं फोर्थ, क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस जो है वो ऐसी सिचुएशन में आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो आपने जितनी भी मतलब आप क्लोजर के बिजनेस की सिचुएशन में आपने जिस ईयर टैक्स जनरेट किया, नहीं सॉरी, जिस ईयर इनकम जनरेट की, जिस ईयर आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आपका प्रीवियस ईयर है,
तो प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोग टैक्स पे करके जाओगे जितना आपका टैक्स बनता है। तो एक अगर आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है तो जितना आपका टैक्स बनता है वो टैक्स पे करके जाओ। बट इनकम टैक्स आपको इस सिचुएशन के अंदर, क्लोजर ऑफ बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देती है कि आपके पास थोड़ा सा वो बिजनेस बंद होने जा रहा है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है टैक्स पे करने की, तो कोई नहीं, बाद में आप नेक्स्ट ईयर पे कर देना, वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक एक्सेप्शन की सिचुएशन में है इनकम टैक्स, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये कहेगा कि अगर आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है तो आपका प्रीवियस ईयर ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि असेसमेंट प्रीवियस ईयर सेम रहेगा। फिर आता है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, जो पर्सन इंडिया को, मतलब इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो उसको इनकम टैक्स कहेगा भाई आप लोग चले जाओ, आप लोगों का जितना जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे करके जाओ। जो पर्सन इंडिया को छोड़ के जाएगा वो परमानेंटली जा रहा है तो इनकम टैक्स कहेगा जितना आपका टैक्स बन रहा है वो आप टैक्स पे करके जाओ, और उसके बाद में आप जा सकते हो। उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर है वो ही ट्रीट कर लिया जाएगा असेसमेंट ईयर। तो ये 5 एक्सेप्शंस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है जिस सिचुएशन के अंदर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये वाला कंप्लीट होता है टॉपिक, जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो मैं कंसेप्ट समझा दिया, क्या असेसमेंट ईयर होता है और क्या असेसमेंट ईयर तो बेसिकली करंट ईयर जो काउंटिंग ईयर होता है वो होता है, और असेसमेंट सॉरी प्रीवियस ईयर होता है पिछला साल, प्रीवियस ईयर। तो आपने जो इनकम जनरेट की है प्रीवियस ईयर की वो आप टैक्स पे करते हो असेसमेंट नेक्स्ट ईयर के, मतलब करंट ईयर के अंदर। तो इसी के साथ आपका इस जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लगती है, मतलब वीडियो अच्छे लगे और टू द रिलेवेंट लगी, कंटेंट थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन जहां पे हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। तो हम ओल्ड टैक्स सिस्टम और अल्टरनेट टैक्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वाली क्लास में तो मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, ठीक, और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ओल्ड टैक्स सिस्टम, अल्टरनेट टैक्स सिस्टम। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या होता है, मतलब वो पुराने, देखो 2 सिस्टम होते हैं, मतलब कि आप टैक्स अगर पे करना चाहो तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करो। ये अपना पुराने तरीके से टैक्स कैलकुलेट करने का सिस्टम था, ये अभी रिसेंट में 2023 के अंदर आया कि आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोलते हैं इसको, मतलब कि आप लोग टैक्स पे करते हो ना, ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास यही ऑप्शन आएगा, आप लोगों को पुराने तरीके से पे करना है तो आपको चूज करना पड़ता है ओल्ड टैक्स सिस्टम। तो और मतलब कि अल्टरनेट टैक्स जो रिजी सिस्टम होता है अल्टरनेट टैक्स वाला, कि वो रिसेंट में ट्रेंडिंग वाला चल रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर कुछ 2 सिस्टम लाए गए, और पुराने वाले सिस्टम के अंदर आप लोगों के ज्यादा डिडक्शंस थे, हायर डिडक्शंस थे, मतलब आपका जो इनकम का कुछ सर्टेन पार्ट में कुछ आप लोगों को डिडक्शंस मिल जाती थी, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, इसको हम न्यू टैक्स रिजिम भी बोलते हैं। और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी बोलते हैं, ये इसके नाम है। और
ओल्ड जो टैक्स सिस्टम था इसके अंदर ये बहुत ज्यादा इसके अंदर डिडक्शंस थी, बट अल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर पुराने टैक्स सिस्टम मतलब नेट वाले टैक्स सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों को एक जो डिडक्शंस है मतलब कि इनकम का सर्टेन पार्ट टैक्सेबल नहीं होना, तो वो बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। तो बट इसके अंदर आप लोगों को एक थोड़ा सा रिलीफ दे रखा है नए वाले टैक्स सिस्टम के अंदर कि आप लोग जो है ना कि जो आपका जो इनकम का कुछ पार्ट जो है मतलब जो स्लैब रेट्स होती है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा स्लैब रेट्स क्या होती है, ओल्ड सिस्टम के अंदर टैक्स स्लैब रेट्स क्या है और न्यू सिस्टम के अंदर टैक्स स्लैब रेट्स क्या है। तो मैं नेक्स्ट कल वाली क्लास के अंदर तो मैं हाँ ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास के बारे में अल्टरनेट टैक्स सिस्टम की डिडक्शंस के बारे में बात करूंगा और उससे अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास रहेगी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में डिडक्शंस ज्यादा होती है, ओल्ड स्कीम विद डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस एंड हायर रेट। देखो आप लोगों के ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर आप लोगों की पुरानी स्कीम है ये, और इनकम टैक्स कहता है कि आप लोग दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो और जो कम बने वो आप पे कर दो, जहां से आपका कम बनता है इससे कम पे बन रहा है तो इससे पे कर दो, अगर इससे कम बन रहा है तो इससे पे कर दो, ठीक। बट इसके अंदर आप लोगों के जो डिडक्शंस है ये ज्यादा है, इसके अंदर आप लोगों को डिडक्शंस ज्यादा मिलेंगी। एग्जम्पशंस मतलब कि आप लोगों का जब इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो ये पार्ट मतलब एग्जम्प्टेड इनकम जो होती है वो मतलब कि इंक्लूड ही नहीं की जाएगी, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। एग्जम्पशंस और डिडक्शंस ज्यादा मिलेंगी, बट आपके जो टैक्स के रेट्स है हायर टैक्स रेट। बट इसके अंदर एक नुकसान सबसे ज्यादा क्या है कि इसके अंदर ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स रेट है, पूरा मतलब कि सबसे ज्यादा टैक्स रेट है। बट वहीं पे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बारे में बात करें हम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के बारे में, तो इसके अंदर लोअर टैक्स रेट है। न्यू स्कीम और लोअर टैक्स, टैक्स क्या है लोअर टैक्स रेट, कम टैक्स रेट क्या है बहुत ज्यादा कम है, बट इसके अंदर बट फ्यू डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, इसके अंदर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस बहुत ज्यादा कम है। देखो आप लोगों को ना जहां पे डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा उसका। अगर नहीं भी होता रिप्लाई नहीं भी दे पाता हूं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डाउट को आपको क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक। तो न्यू स्कीम के अंदर टैक्स रेट बहुत ज्यादा कम है, लोअर टैक्स रेट है, बट इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा 3-4 डिडक्शंस मिलेंगी और एग्जम्पशंस भी बहुत ज्यादा कम मिलती है। बट इनकम टैक्स क्या कहेगा, विच एवर इज लो, जोन सा कम बनता है आप लोग टैक्स कैलकुलेट करो इसके ऊपर मतलब कि इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो। यहाँ पे जो टैक्स के जो रेट्स दे रखे हैं और यहाँ पे जो टैक्स के रेट्स दे रखे हैं दोनों तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करो, विच एवर इज लोअर वो टैक्स पे करो, वो टैक्स पे करो। मतलब जो कम बनेगा वो आप लोग टैक्स पे करो। और 2023 के अंदर 2023 के अंदर चीजें आई, कंसेप्ट आया था, ओल्ड टैक्स रिजीम तो पहले से चलती आ रही थी, न्यू टैक्स रिजीम का। तो अगर आपको ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो टैक्स को तो आपको 10 IEA आपको अगर मान के चलो बिजनेस वगैरह है तो 10 IEA फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। देखो जो सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो तो दोनों के उसके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि आप इससे भी पे कर दो इससे भी पे कर दो, जो आपका कम बनेगा वो पे कर दो। बट जो बिजनेस होती है जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है वो अच्छी खासी इनकम होती है उनको कहा गया है कि आप लोग
ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हो, न्यू टैक्स रिजीम में चूज कर रहे हो, तो अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो तो आपको 10 IEA जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा टू और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को चूज कर रहे हो। क्या मतलब कि अगर ऐसे जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जिनका अच्छी खासी इनकम होती है, तो अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करोगे तो 10 IEA फॉर्म के अकॉर्डिंग सबमिट करोगे। अगर आपका 10 IEA फॉर्म सबमिट नहीं करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रहे हो। समझे? तो ये आप लोगों का ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में बताया मैंने, थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बताया। और आप लोग नाम जरूर याद रख लेना, डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम भी कहते हैं इसको, अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम भी कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम भी कहते हैं। तो एक बार मैं है ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो प्रॉपर्ली चल रही है नहीं चल रही है। तो अभी सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्लास। आप मेरे को एक चीज और बताना कि मेरे को ये ऐसे बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप लोग कंसेप्ट रिटन वाले होते हैं वो आपको बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, या ऐसे मैं जो ऑनलाइन लेता हूँ क्लासेस लैपटॉप से वो वैसा यूज करना चाहिए। तो मेरे को बता देना, जो ज्यादा सुटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने कर लेंगे एडजस्ट। अब आप लोगों का हम जब देखो क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेप्स पूछ ले कि जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो कैसे हम इनकम टैक्स पे करेंगे, तो स्टेप बताता हूं, उसको स्टेप आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसा जब हम इनकम टैक्स पे करने जा रहे हैं तो हमें पहली चीज क्या पता होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट। वो स्टेप फर्स्ट क्या है, डिसाइड करना रेजिडेंशियल स्टेटस, डिसाइडेड रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस में आगे डिस्कस करूंगा, इसकी पूरी क्लास बनेगी, छोटा सी चीज नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस भी आते हैं और कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ कि कैसा है। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है कि थोड़ा सा और दे देता हूं कि वो पर्सन रह कहां पे रहा है, तो उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना होगा। तो उसकी कुछ कंडीशंस है, तो इसके कुछ जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर 3 टाइप के स्टेटस होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी ROR, ये होता है रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक मिनट को मैं चेक करने दो यार मेरे को, मैं शायद सुन यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। देखो ये होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक, रेजिडेंट होना और ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना, तो इसी में कंडीशंस आगे बताऊंगा क्या क्या है। फिर होता है रेजिडेंट तो है वो बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। फिर सेकंड, फिर होगा नॉन रेजिडेंट, NR, जिसको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। तो ये आप लोग मतलब कि पहले हम सबसे पहले ये जो स्टेप है डिसाइड करेंगे हम कि वो पर्सन कहाँ पे रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। डिसाइड रेजिडेंशियल स्टेटस, इसको एक बार छोड़ दो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। ये 3 टाइप की रेजिडेंशियल स्टेटस होती है, मैं डिस्कस करूंगा एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर। फिर आता है इनकम टैक्सेबल अंडर विच हेड, फिर हम किस
मतलब कि हम डिसाइड करेंगे स्टेप 2 के बारे में, इनकम टैक्सेबल अंडर विच हेड। तो 5 प्रकार के आपके लोगों के हेड होते हैं। तो इनकम आप लोगों की टैक्सेबल किस हेड के अंदर रहेगी, तो मैं हेड बताता हूं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी को मैं एच पे लिख रहा हूं। फिर आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन एंड फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फिर मतलब आपकी जो इनकम आपकी जनरेट हुई है वो किस हेड के अंदर आएगी। आपने सैलरी से जनरेट की है, आपका घर रेंट पे देके जनरेट की है, या आपने बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम जनरेट की है, या आपने कैपिटल कोई भी एसेट सेल करके आपने इनकम जनरेट की है। और फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम जनरेट की है। तो इनकम कैसे जनरेट की है। फिर आपकी मतलब क्लबिंग करनी, और किसी ने इनकम जनरेट की है, उस पर्सन की इनकम आप लोगों की इनकम के साथ क्लब कर देना, जोड़ देना, क्लबिंग ऑफ इनकम। और फिर इसके अंदर माइनस में सेट ऑफ लॉसेज, जो भी आपको नुकसान हुए हैं उसको घटा दिया जाएगा, और किसी की इनकम आप लोगों की इनकम के साथ जनरेट करते हैं, ऐड करते हैं तो प्लस कर दिया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर के अंदर या पहले जो भी नुकसान हुए हैं वो प्लस कर दिए जाएंगे। सॉरी, जो भी नुकसान हुए हैं वो जो नुकसान है वो माइनस कर दिए जाएंगे, और जो पहले हुए थे, और जो इनकम अगर आप लोगों की ऐड करनी तो ऐड कर दी जाएगी, प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक, फिर आप लोगों को क्या आएगी इनको ऐड करके, तो इसको ऐड करके सबको क्या आएगा हमारा, ये आएगा जो टोटल ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम बोलेंगे इसको, और इन सब का टोटल करके ग्रोस टोटल इनकम आ गई अपनी। फिर इसमें से हम डिडक्शंस माइनस करेंगे, माइनस डिडक्शंस। वो डिडक्शंस कौन कौन सी है, 80C से लेके 80U तक, 80U तक आप लोगों की जो डिडक्शंस है, और जो कौन से शेड्यूल में आते हैं, कौन से चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 6A। चैप्टर 6A, तो ये आप लोगों का चैप्टर है। ये जो अमाउंट आएगा यहाँ पे आप लोगों को घटा दिया जाएगा, कुछ इनकम का जो पार्ट डिडक्टेड होता है, डिडक्शन से मिलती है आप लोगों को, वो डिडक्शन से मिल जाएंगी। फिर मैं आगे लगता हूं यहाँ पे डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस के बाद में जो आपका अमाउंट आएगा घटा के, ये अमाउंट डिडक्शन वाला घटा के आपका जो अमाउंट आएगा, इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम बोलेंगे इसको। और टोटल इनकम मान के चलो, आपकी जो टोटल इनकम आती है वो पॉइंट्स में आती है, या आपका मान के चलो कुछ 1 2 3 4 लास्ट में जो अमाउंट आता है, जैसे कि कुछ पैसों मतलब कि 1 से लेके 10 के बीच में आता है, मान के चलो 25,324। जो ये लास्ट वाला जो डिजिट आता है इसको है ना जीरो के अंदर राउंड ऑफ किया जाता है, नियरेस्ट जीरो के अंदर। अगर ये अमाउंट है 5 से कम, तो मान के चलो ये 4 है, तो 4 से अगर 5 से अगर कम है ये लास्ट वाला अमाउंट, तो इसको ट्रीट कर लिया जाएगा प्रीवियस जो जीरो कौन सा है, प्रीवियस जीरो आएगा इसके अंदर 20, तो ये 25,320 हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर ये अमाउंट आता है क्या 6, 25,326, तो इसको अगर 5 से ज्यादा है या 5 है तो इसको ट्रीट कर लिया जाएगा 25,330।
तो नेक्स्ट जो 10 में कन्वर्ट होता है 10th डिजिट के अंदर, तो ये जो है लास्ट वाला जो राउंड ऑफ किया जाता है, और इस राउंड ऑफ का सेक्शन पूछ लिया जाता है कि अगर टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 के अंदर, कि मतलब अगर आपका जो डिजिट है 5 से कम है तो वो नियर जो पिछला जो अमाउंट जो आता है 10 के अंदर वो कन्वर्ट कर लिया जाएगा। मान के चलो 24, 23, 21, 22, 23, 24, मतलब कि लास्ट के अंदर आता है 1, 2, 3, 4 तक आता है, तो आप लोगों का नियरेस्ट जो पिछले वाला जो 10 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे आप लोगों का 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अंदर कन्वर्ट होता है, तो नेक्स्ट वाला 10 होता है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये 10 के अंदर मैं कन्वर्ट करके दिखा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा ये। तो इसका सेक्शन पूछ लिया जाता है राउंडिंग ऑफ का। इस टोटल इनकम अगर राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम का राउंड ऑफ, तो ये किस सेक्शन के अंदर होता है? इसका जो सेक्शन मैं बताऊं, इसका होता है 288A, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ही पता होना चाहिए। टोटल इनकम का राउंड ऑफ किस सेक्शन के अंदर किया जाता है? 288A। फिर होता है इसके ऊपर हम टैक्स रेट्स कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी पैसा आया, ये जो इनकम आई, इसके ऊपर टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे अलग अलग स्लैब्स के अकॉर्डिंग, ये मैं आगे बताऊंगा। ये जो टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे, ठीक, तो इस टैक्स रेट के हिसाब से आप लोगों को टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और फिर आपकी बनती है टैक्स लायबिलिटी, मतलब आप लोगों का इस इनकम के ऊपर टैक्स जो लायबिलिटी बनेगी, मतलब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो टैक्स कितना पे करना है वो टैक्स कैलकुलेट हो गया, टैक्स लायबिलिटी। तो इस टैक्स जो लायबिलिटी बनेगी, मान के चलो आप लोगों का बना, कितना बना कि मतलब ये आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी, हमने टैक्स मान लो टैक्स बन रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों को टैक्स बना 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए बना, तो इसके अंदर लेस होती है रीबेट। रीबेट का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। रीबेट होती क्या है? रीबेट का सेक्शन जरूर पता होना चाहिए। रीबेट किस सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 87A। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रीबेट का कौन सा सेक्शन आता है। रीबेट का जो सेक्शन आता है 87A, 87A, और इसको हम लेस करेंगे। तो अगर रीबेट क्या कहता है कि इनकम आपकी एक लिमिट से कम है तो उसके अंदर आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, पे करना भी पड़ेगा, तो कुछ कंडीशंस होती है। तो मैं इसका बारे में बताऊंगा रिबेट के पूरे कंसेप्ट के बारे में। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रिबेट अलग होती है, न्यू टैक्स सिस्टम में रिबेट आप लोगों की अलग होती है। तो रिबेट का जो कौन सा सेक्शन होता है? 87A। फिर होता है रिबेट का घटाने के बाद में ऐड करते हैं सरचार्ज। तो इनकम एक, अगर आप लोगों का सरचार्ज आता है कि इनकम एक लिमिट से आप लोगों की ज्यादा है, जैसे कि आपकी इनकम होती है, सरचार्ज तभी लगेगा अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों का सरचार्ज लगेगा। और वो सरचार्ज को जो होता है, एक इनकम आपकी लिमिट से ज्यादा है तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों की जो इस टैक्स बनने के बाद में ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ इसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे 12 लाख रुपए है तो अगर सरचार्ज 10% है तो 12 लाख पे 10% कैलकुलेट किया जाएगा। तो कितना बनता है? 12 लाख पे 10%, 1,20,000। 1,20,000, तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया? 13,20,000 रुपए। तेरह लाख 20,000 हो गया। फिर इसके अंदर आपका HEC जोड़ा जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो दिसंबर 2025 के अंदर आपका जो क्वेश्चन आया था HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ये है 4%, 4% के हिसाब से चल रहा है। तो आपका हर कोई पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो चाहे कम पे करो चाहे ज्यादा पे करो, बट ये कंपलसरी है। आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप लोगों को 4% देना ही देना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है पे करना। जब आप टैक्स पे करो तो HEC जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो 13,20,000 पे जो 4% बनेगा वो आप लोग पे करोगे।
फिर ये आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये घटा के ये जो अमाउंट है 4% जोड़ के आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आगे यहां पे बताता हूं, ये जो टैक्स लायबिलिटी आप लोगों की बनती है, ये आप लोगों की टैक्स लायबिलिटी बनी, इसके ऊपर आपने पहले से ही प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे कर दिया। मान के चलो हमें पता था कितना टैक्स बनता है, तो आपने जो टैक्स पे कर दिया उसको बोलते हैं हम एडवांस टैक्स, वो घटा दिया जाएगा। और अगर आपने टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज या टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज पे कर दिया है, टीडीएस या टीसीएस, वो भी घटा दिया जाएगा और ये भी घटा दिया जाएगा। और जो नेट अमाउंट आप लोगों को जो बचता है, या तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ज्यादा पे कर दिया आपने, कम पे किया है तो आप लोगों को और पे करना होगा। और ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी, इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। अगर टैक्स जो आपको बनता है उसकी जो लायबिलिटी है, कितना टैक्स पे करना, उसको राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 के अंदर, कि अगर मान के चलो जो लास्ट डिजिट है वो 4 से कम है, 1 2 3 4 है, तो उसको प्रीवियस 10 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका 5 6 7 8 9 10 लास्ट जो डिजिट है टैक्स का, वो आपका 6 7 8 9 10 है, तो उसको नेक्स्ट 10 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ का सेक्शन क्या है टैक्स लायबिलिटी का, 288 बी, 288 बी, 288 बी। और इसका कितना था, टोटल इनकम का राउंड ऑफ करना, टोटल इनकम का राउंड ऑफ था, वो था 288 ए। वो मैंने करवाया था, कहां पे करवाया था, 288 ए। ना, हाँ, तो हाँ, ये होता है 288 बी। टैक्स लायबिलिटी का राउंड ऑफ कितना होता है, 288 बी। तो इसको हम जो टैक्स बनेगा, देखो सेक्शन तो आप लोगों को ये है कि पता होना चाहिए, तो ये 288 बी। तो ये जो मैंने बताया है ना कि ये फॉर्मेट रहता है और इसके स्टेप्स पूछ रहे, तो स्टेप्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सिंपल सी मतलब कि इसके अंदर मान के चलो ये वाला, इसके तो स्पेसिफिक क्लास रहेगी, आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर की, और इनकी हर एक हेड की 2 2 3 3 क्लासेज होंगी इनकी, और रिबेट का भी, और टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस, ये हम डिस्कस करूंगा मैं। तो ये आप लोगों को इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मान के चलो या चेंजेस मतलब कि वो करके देख लो, चेंज करके, कि आप लोगों के कभी सेक्शंस पूछ लिए, सेक्शंस नहीं पूछा तो स्टेजेस पूछ ली, कौन कौन से स्टेप्स है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ लिया, तो 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका था आज का न्यू टैक्स लायबिलिटी के बारे में। तो देखो आज जो हमने किया, क्लास छोटी थी बट जो क्लास में मैंने जो करवाया है काफी इंपॉर्टेंट था, और आपके क्वेश्चंस इसके अंदर काफी बनेंगे। अगर आप देखो, मैं जो भी क्लासेस करवाता हूँ वो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किप मत करा करो क्लासेस को, क्लास पूरी देखो। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है कि क्लासेस कभी बोरिंग टॉपिक आ गया तो, बट ये है कि आप रोक के क्लासेस देख लो, बट ये देख लो 2x की स्पीड में देख लो फटाफट, बट देखो जरूर। ये कंसेप्ट है ना, आप लोगों के पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो आप मैंने करवाए हैं, और इतने ईजी तरीके से करवाए हैं, बहुत ज्यादा कम क्लासेस के अंदर कवर सिलेबस कवर हो जाएगा टैक्स का आपका। और मैं गारंटेड कह रहा हूं, जो मैंने करवाया है ना उसके अंदर आप लोगों का इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो जून के अंदर देखो सीयूटी पीजी के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर, तो आप मेरे को आके कह देना सर ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन आपसे पढ़ के गया था और हमसे गलत हो गया। मैं जो पढ़ाता हूं और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए गलत कभी भी नहीं होंगे, कि मैं क्यों पता है कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और मेरी एनालिटिकल स्किल्स काफी अच्छी है, मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, क्लास 3rd रहेगी अपनी, क्लास 3rd थी ये, और इसी के साथ में हम क्लास को एंड करेंगे। और
अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिडक्शंस लेके आऊंगा 80C से लेके 80U तक। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी डिडक्शंस होती है, क्योंकि एग्जाम्स आएंगे CUT PG का, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को करवाना पड़ेगा। वो भी एग्जाम ध्यान में रखिए कि 80C से लेके 80U तक कौन कौन से आपके डिडक्शंस है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो डाउट आप कमेंट में कर देना कि ये डाउट है, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व कर दूंगा। क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं भी होता मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, इजी होगा तो मैं, ठीक। और जिन बच्चों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं देखी, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। अगर आप CUT PG की तैयारी कर रहे हो या UGC नेट की, सिलेबस सेम आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग देख सकते हो वो भी। और वहां से भी आपके जो क्वेश्चन अगर CUT PG का हो रहे तो ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे वहां से, क्योंकि मैंने देखा था CUT PG और UGC नेट का सिलेबस सिमिलर सा है, माइनर डिफरेंस है, बट जो डाउट्स है, मतलब कि आप लोगों को फिर भी वहां पे डाउट्स आते हैं, MCQ नहीं अटेम्प्ट हो रहे, तो आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट कर देना। Until then, बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड शेयर